अलर्ट हैं हम। जी हां, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ा प्राइम टाइम शो हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि फिर नापाक नजरें घात लगाकर बैठी हैं, लेकिन हम उनके नापाक मंसूबों का कभी कामयाब नहीं होने देंगे। देश की सरहद पर हमारे जवानों की नजरें निगहबान हैं और देश के भीतर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्योंकि इनपुट की खबरें ये भी आ रही हैं कि आतंकी घात लगाकर बैठे हैं और हमला करने की फिराक में हैं। वहीं खुफिया एजेंसियों ने 5 अगस्त को अयोध्या में जन्मभूमि पूजन के समय आतंकवादी हमले की रिपोर्ट दी है। आतंकी हमले की साजिश के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या को अभेद्य किले में बदलने में लग गई हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के अलावा 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह और अनुच्छेद 377 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की वर्षगांठ के मौके पर भी आतंकी हमला कर सकते हैं, लेकिन हम अलर्ट पर हैं। अगस्त का महीना आम जन के लिए जहां खुशियां लेकर आता है, वहीं खुशियां मनाते मनाते कई सावधानियों का भी सामना और ख्याल करना होता है। कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं कुछ एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। इसी बीच अब खबर ये भी आ रही है कि कुछ नापाक नजरें भारत पर आतंकी हमला करने की फिराक में हैं, क्योंकि अगस्त का वो महीना शुरू हो चुका है जब त्योहारों का सीजन भारत में चलता है। 1 अगस्त को बकरीद, 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 5 को अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेता भी अयोध्या आएंगे। और इसके बाद 11 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में शासन, प्रशासन और पुलिस के सामने भी कम चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बकरीद, रक्षाबंधन, 5 अगस्त और अयोध्या जन्मभूमि पूजन, इसके बाद जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही धारा 377 को भी 1 साल 5 अगस्त को पूरा हो जाएगा। लिहाजा अब जिस तरह से इनपुट मिल रहे हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों को घरों में रहकर ही कोरोना महामारी के बीच त्योहार मनाने के भी कई जगह निर्देश दिए गए हैं। अगस्त को लेकर चिंता भी इसलिए है क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के समय में आतंकवादी हमले की रिपोर्ट दी है। आतंकी हमले की साजिश के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या को अवैध किले में बदलने में लग गई हैं। बाहरी लोगों के साथ ही स्थानीय नागरिकों की पहचान दिखाने के बाद आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली में भी यही व्यवस्था है। होटलों और धर्मशालाओं में भी बाहरी व्यक्तियों के रुकने पर पाबंदी की बात कही जा रही है। उधर यूपी में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले संवर रही अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से खुफिया एजेंसियों और पुलिस से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। जल, थल और नभ से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी शुरू कर दी गई है। पंजाब के सरहदी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रवेश करने के साथ ही विभिन्न चरणों में सघन चेकिंग के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और बाहरी व्यक्तियों को पहचान पत्र देखने के बाद आने जाने की अनुमति दी जा रही है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI ने आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की है। इसके तहत लश्कर और जैश के आतंकियों को अफगानिस्तान में भेजकर विशेष ट्रेनिंग करवाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन आतंकियों को 3 से 5 आतंकवादियों के ग्रुप में अलग अलग भारत भेजा गया है। ISI के इन आतंकियों को अलग अलग हमला करने का प्रमाण सुनाया है ताकि इसे भारत का आंतरिक मामला बताया जा सके। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और RSS के कई नेताओं से ही धार्मिक शख्सियतों के भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने की संभावना है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार VIP भी आतंकी संगठनों के निशाने पर बताए गए हैं। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद अयोध्या, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशेष सुरक्षा दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के अलावा 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह और अनुच्छेद 377 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की वर्षगांठ के मौके पर भी आतंकी हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने की वर्षगांठ की 5 अगस्त को सालगिरह है। इसके साथ साथ ही बॉर्डर एरिया पंजाब भी अलर्ट पर किया गया है ताकि किसी तरह की कोई नापाक हरकत आतंकियों के द्वारा न की जा सके।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो सतर्कता पूरी है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस आता है तो नापाक हमारे पड़ोसी हमारे मुल्क के ऊपर जो नापाक नजरें रखे बैठे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश की सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं और देश के अंदर हमारे जवान हमारी हिफाजत करने वाले, जनता की, मुल्क की हिफाजत करने वाले चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लेकिन इन नापाक मंसूबों को हमारे जवान कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिसका जवाब पहले भी हमारे मुल्क के ऊपर जो नापाक नजरें रखते हैं उनको कई बार दे चुके हैं, लेकिन ये हमारे नापाक पड़ोसी कभी बाज नहीं आते। हरकतें कोई ना कोई ऐसी करती ही रहते हैं। जिस तरीके से आप अब अयोध्या में राम जन्म भूमि पूजन, उसको लेकर भी भीड़ भाड़े इलाके देकर अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। और देश में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, चप्पे चप्पे पर हमारे जवान देश की सरहद पर भी और देश के अंदर भी हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आज सुरक्षा के इस मसले पर, हमारे जवानों के इस मसले पर, उनके हौसले बुलंद करने के मसले पर, उन पर जितने तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसी सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे AIATF के अध्यक्ष MS बिट्टा जी से। बिट्टा जी, एनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जी। बिट्टा साहब, जिस तरीके से हमारे मुल्क के ऊपर ये नापाक हमारे पड़ोसी जो नापाक नजरें अक्सर हमारे ऊपर रखते हैं, एक बार फिर से साजिश रचने लग पड़े हैं। 15 अगस्त आ रहा है, बकरीद आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन है। तो कैसे इनको ऐसा कैसा सा जवाब दिया जाए कि ये नापाक मंसूबे जो इनके सपने हैं नापाक, उनको ये दोबारा ऐसे सोचे भी नहीं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपको कहूं कि जी कुछ नहीं होगा, आप देख लेना, कुछ नहीं होगा। ये हमेशा हर 15 अगस्त 26 जनवरी को पाकिस्तान की पूरी कोशिश रहती है जी कि हम ऐसी कोई हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाएं जी जिसके हिंदुस्तान के लोग डर जाएं, हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। पर आपने ये देखा होगा जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जी जम्मू कश्मीर जी और दीनानगर पठानकोट की घटना को लेकर के जी जी पूरे देश के अंदर पिछले 6 साल के अंदर जी एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। दिवाली के दिन बम ब्लास्ट होते थे जी 15 अगस्त 26 जनवरी को बम ब्लास्ट गोली चलती थी जी बॉम्बे में ट्रेन में ब्लास्ट होते थे जी 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी। जी इस वक्त हमारी सुरक्षा व्यवस्था, जी हमारा सुरक्षा का सिस्टम जी पूरी सीमाओं के बाहर और सीमाओं के पूरा अंदर तक जी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में अलर्ट रहता है। जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की हिम्मत तो हाँ जी वो हमारी कहीं कमजोरी देके कोशिश जरूर कर सकता है, पर हमारी सुरक्षा फोर्सेस, हमारी स्टेट की पुलिस, हमारी सेंटर की पुलिस, जी हमारे बॉर्डर में हमारी फौज, हमारी CRP जी बिल्कुल मुकम्मल जवाब देने के लिए इसके लिए बिट्टा साहब, जिस तरीके से कहीं ये तो नहीं सोचता कि उसका जो दोस्त है चीन वो उसको हथियार उपलब्ध करवा देगा, उसको सपोर्ट करेगा? देखो, पाकिस्तान को चीन तो सपोर्ट अब करना, खुल के करना शुरू हो गया, इसमें कोई शक नहीं। POK में चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है जी, चाइना नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, चाइना बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं जी, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ आज दुनिया खड़ी है जी, और चाइना के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है जी, नेपाल खड़ा है, बाकी देश तो कोई खुल के नहीं आया जी, पर हिंदुस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, खुल करके खड़े हैं जी। हमारे हिंदुस्तान के साथ बड़े देश हैं, दुनिया साथ है, इसके साथ तो 4-5 देश हैं जी। तो वो पूरी कोशिश इस कामों में उनकी रहेगी। और आपने देखा होगा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के लद्दाख में जाकर के
सीमाओं पे खड़े होकर के जी जी अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ाया और बता दिया पाकिस्तान को, बता दिया चाइना को जी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस फौज के साथ सामने खड़े होना जानता है। जी अगर गोली लगती है तो पीएम मोदी कहता पहले मेरा सीना पार करके मेरे जवान को जाएगी। जी ये पूरा संदेश हमारे दुश्मनों को मिल चुका है। जी। एक गोली चलेगी 100 चलाएंगे, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो बिट्टा साहब, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री के दौरे की बात की, उसके बाद राजनाथ सिंह भी गए, रक्षा मंत्री हमारे वहां पर, कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। आप तो कांग्रेस के बीच भी रहे हैं, लेकिन ये राजनीति जो होती है हमारी जबानों के ऊपर, ये आपको क्या सही लगता है? ये गलत नहीं? बात सुनो जी जी। कांग्रेस तो मैंने छोड़ी नहीं जी। मैं बचपन का कांग्रेसी हूँ जी। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का हूँ, ये सब मेरे से पुराने हैं। जी जी। और एक बात स्पष्ट कह दूं जी, मैं अपना लाल खून कांग्रेस के दफ्तर में गिरा करके, जगह जगह पे गिरा करके जी कांग्रेस का मेंबर बना हूँ, लाल खून से। जी जी। ये नीले रंग की शाही से बनी है। जी। ये वक्त वक्त में हालात के मुताबिक बदलते हैं। जी। मैं बदलता नहीं हूँ, ना मुझे कुर्सी का शौक है, ना सत्ता का शौक है, ना मैं चुनाव लड़ता हूँ। जी। मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है। जी। जितनी देर तक नरसिम्हा राव जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी देश के लिए करते रहे, हम डट के खड़े रहे। जी जी। हम उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहे। जी। आज वो हालात नहीं है तो हमें कौन कांग्रेस से अलग कर सकता है? जी। है किसी की हिम्मत? तो सब मैं पुराना हूँ, सबसे नए जी। पर इनको कुर्सी सत्ता का प्यार है। जी। मुझे मुल्क से प्यार है। जी। मेरी मौत से दोस्ती है। जी। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी को बातचीत थोड़ा होती है? मैं उनकी पार्टी का थोड़ा हूँ। जी जी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मेरा बचपन से मुद्दा देश रहा है, बचपन से मुद्दा आतंकवाद रहा है। जी जी। बचपन से मेरा मुद्दा देश की सुरक्षा रहा है। जी। बचपन से मेरा मुद्दा मानवता की रक्षा रहा है। अगर हमारा प्रधानमंत्री, जो हमारी शुरू से बचपन से जो हम चाहते थे, जो हम लड़ते थे, उसके लिए अगर हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होकर सामने है, तो मैं अगर इस मौके पे उनसे साइड में उनके हर कानून, उनके हर हालात के ऊपर, उनकी हर पॉलिसी आतंकवाद के ऊपर साइड पे हो जाऊंगा, तो समाज मुझे क्या कहेगा? मैं तो देश के साथ धोखा करूंगा। पार्टियां पुटियां क्या है, बीजेपी, कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, भारत हमेशा अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे। पार्टियां क्या है? पार्टियां तो बड़ी छोटी चीज है जी। ये तो हमारी पॉलिटिकल लड़ाइयां है। देश बड़ा है जी। तो देश की सुरक्षा को लेकर बिट्टा साहब, आप भी हमेशा जवानों का हौसला बढ़ाते रहे हो, नौजवानों को आप संदेश देते रहे हो। अब राफेल आ गया है तो अब पाकिस्तान और चाइना को नींद आ जाती होगी रात को, जब स्टार्ट होता होगा, दिन में सुबह उड़ान भरता होगा, तो उसकी दहाड़ से कांपते नहीं होंगे दोनों मुल्क? राफेल से भी बड़ा आज मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री समझता हूं, जो सबसे बड़ा आज राफेल है। जी जी। कारण है कि उनके अंदर जज्बा था, तो ये चीजें आई, पहले क्यों नहीं आई? जी। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में कोने कोने में जाकर के कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा जहां वो नहीं गए। जी। हम कहते थे, मैं भी कहता था, आप भी कहते होंगे, पब्लिक भी कहती थी कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान में टिकते नहीं, कहीं बाढ़ आई है, कहीं भूकंप आया है, वो तो टिकते नहीं। आज पता चला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में दुनिया में जाके सबसे पहले अपनी देश की सीमाओं को, सुरक्षा को मजबूत किया। जी। 370 धारा हटाई। जी। 80 साल की कैंसर की बीमारी उन्होंने समाप्त की। जी। आपने देखा होगा राम जन्मभूमि। जी जी। 500 साल जी जी का एक चल रहा था, क्या होगा? जी। वो आए जी। अब आज राम जन्मभूमि का एक निर्माण होने वाला है, नींव पत्थर रखे। कई ऐसी चीजें, सर्जिकल ऑपरेशन हुए। जी। देखो, पॉलिटिकल लड़ाइयां हमारी चलती रहेंगी जी। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लाते रहेंगे जी। पर बड़े जो मुद्दे थे देश पे, जिनके कारण कहीं दंगे होते थे, कहीं गोलियां चलती थी, आप मुझे बताओ कश्मीर के अंदर क्या को पत्थर फेंकता है? कभी सुना? रोज पत्थर फेंके जाते जी जी। रोज हम ठोक ठोक के उनके जवानों को मारते हैं जी। रोज मारते हैं उनके जो भी आतंकवादी है जी। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि हमारा देश आगे कहाँ चला गया जी। पॉलिटिकल पार्टियां, देखो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों का काम है बोलना जी। मैं जरूर कहूंगा, जो पॉलिटिकल पार्टियां बोलती, कोई भी हो जी, जो ज्यादा बोलने वाले, फौज वालों के साथ 1-1 साल की ट्रेनिंग दो जी। फौज वालों के साथ रहे जी। कैसे बंदूकें चलानी है, इमरजेंसी हो उनके बक्से पकड़ के जाए जी, उनके साथ चले जी। बोलना बड़ा आसान होता है। जवान जब मौत का कफन बांध करके सीमाओं की रक्षा करता है
तो वो तो वापस भी नहीं आता, 15 दिन में शहादत हो जाती जब अपने घर से निकलता है, खून से लथपथ उसकी बॉडी आती है और हम चैनलों पे बहस में पड़ जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा कि पॉलिटिकल पार्टियों को समझना होगा कि देश पहले है, हम बाद में हैं, पार्टियां बाद में हैं, वक्त बड़ा बदल चुका है। नरेंद्र मोदी जी एक एक बात के ऊपर बिल्कुल तैयार रहते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर, आतंकवाद के खिलाफ, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से। जी। तो बिट्टा साहब, जिस तरीके से देखिए, आपने भी सरकारें बदलती हुई देखी हैं, सरकारें आपके सामने बहुत सी आई भी, बहुत सी गई भी, लेकिन वर्तमान में जो सरकार जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से आपने लगातार आपने पॉलिटिकल बयान भी सुने होंगे, जिस तरीके राफेल को लेकर बयान आए, अब फिर से कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं कि राफेल की वही पुराना मुद्दा कि इसकी कीमत बताओ। तो ऐसी स्थितियों में आपको नहीं लगता कि सब पार्टियों को एकजुट होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा भी कि देश की सुरक्षा और देश का सबसे बड़ा हम लोगों पर जो जिम्मेवारी है, अगर कोई खतरा आता है तो सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ। जी। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ कोरोना की महामारी, कितनी बड़ी, और इकोनॉमिकली हम कमजोर बड़े हुए हैं। किसके कारण हुए हैं? कोरोना की महामारी के कारण हुए हैं। हम किन मुसीबतों में सारे फंसे हुए हैं पूरे देश इस वक्त। और हम पॉलिटिशियन, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, सारी पार्टी इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो वही है ना बिट्टा साहब, इल्जाम लगाने में लगे रहते हैं। कभी कोरोना के ऊपर मुद्दा आता है तो बच्चों का मुद्दा छिड़ जाता है, कभी मजदूरों का मुद्दा छिड़ जाता है, कभी चाइना के ऊपर बात होती है वो मुद्दा छिड़ जाता है, कभी पाकिस्तान में बात। तो क्या हम दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हमारा देश है, इलेक्शन आएगी, हम दूसरे सामान इकट्ठा करो, अगर सरकार की गलतियां हैं उनको मटेरियल को इकट्ठा करो। जब कभी देश का माहौल ठीक हो, बड़े बड़े मंच है, लाखों की रैलियां करो, उसमें अपने अपने बातों को बताओ आप। पर ये वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। एक तरफ कोरोना की महामारी, एक तरफ चाइना का मुद्दा, एक तरफ पाकिस्तान का मुद्दा, एक तरफ नेपाल का मुद्दा, कई ऐसे देश के अंदर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है। नुक्स निकालने को क्या जितने मर्जी निकाल लें, नुक्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सवाल ये है कौन सा प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहेगा, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे राजीव गांधी, नरसिम्हा राव थे, या आज नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी है, कि हमारे देश के किसी व्यक्ति को हमारे होते हुए तकलीफ हो। कौन सा प्राइम मिनिस्टर हो, कौन सा व्यक्ति होगा जब प्राइम मिनिस्टर होगा? सवाल ये है, हर काम की मजबूरियां होती है। कोरोना की महामारी क्या कभी किसी ने सोचा था इतनी बड़ी आएगी? आज बिहार के अंदर देखो क्या हालात है। अब बिहार गवर्नमेंट को भी हम कितना कह सकते हैं, जब है ही हालात खराब तो करोगे क्या? एक तरफ बाढ़ आ गई, एक तरफ कोरोना आ गया, क्योंकि पिछले 70-80 साल में हमने बड़ी डेवलपमेंट की, बड़ा विकास किया, बड़े डैम बने, इसमें कोई शक नहीं। पर हम बेसिक मुद्दे एजुकेशन और हॉस्पिटल के ऊपर मुकम्मल काम नहीं किया। जो चीजें आज सामने आई और आने वाला जो वक्त है, एजुकेशन के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर हमें जोर से काम करना होगा। सुरक्षा के ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी ने, राफेल हुआ, बड़े बड़े और हथियार हुए, वो ला करके बता दिया दुनिया को कि हम तैयार खड़े हैं। अब देश के अंदर जो ऐसे मुद्दे हैं उनके ऊपर खड़े होना और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इसके ऊपर एक होना होगा। तो बिट्टा साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राजनीति होती है, सभी पार्टियों का जिक्र आपने भी किया, मैं भी करूंगा, तो हम लोग अक्सर एक बात कहते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं वैसा ही सब पार्टियों को नहीं देखना चाहिए? उनको क्या वो पाठ नहीं पढ़ना चाहिए कि एकता में बल, ताकि देश की तरक्की हो सके? देखो मैं आपको बचपन की बात बताऊं। जी। बचपन पे जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, हम घर से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकालते थे। हमारे खून के नस नस में वो नारे हैं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एकता ही शक्ति है। वो बचपन के नारे थे। आज की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स देश के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स क्या है मुझे बताओ? आप लोग मेहनत करके एंकर बने, बोलते हैं। कोई एक कांस्टेबल भर्ती होता है, वो ट्रेनिंग करता है, फिर वो एक कांस्टेबल बनता है, आईपीएस है, वो ट्रेनिंग करके बनता है। हमारी पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग क्या, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी ट्रेनिंग ये है, खद्दर पहन लो, जैकेट पहन के रुमाल निकाल लो। पॉलिटिशियन का तो यही हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लो और एक्टिंग करके फोटो खिंचा लो, और हमें टिकट भी मिल जाता है। बड़ा आसान है टिकट लेना, एमएलए एमपी का टिकट लेना आसान है, किसी पार्टी से ले लो
और नेता बन जाओ, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अरे इनको पूछो तो सही भी, आपने जिंदगी में कर्म क्या किए, क्या कुर्बानी की, क्या देश के लिए काम किया। आप मेरी तरफ देख लो जी। ना मैं एमएलए का चुनाव लड़ू, ना एमपी को लड़ू, ना मुझे को राज्यसभा दे मैं वो ना लूं, मुझे मंत्री का लालच दे मैं वो ना बनूं जी। मैंने तो जिंदगी में अपने शरीर का आधा हिस्सा गवाया है जी जी। और मैं देश के लिए करता हूँ। मुझे हजारों लोग देने के लिए बैठे हैं, मुझे अवार्ड देने के मैं नहीं लेता। कारण ये का कर्म करो। आपने कर्म क्या किया? आप बोलते हैं, पहले अपना कर्म बताओ कि आपने पिछली 25-30 साल की जिंदगी में देश के लिए क्या कर्म किया, तो बोलने के लिए आगे आओ। कर्म आपने किया नहीं, बोलने को आगे। सवाल बहुत बड़ा है। हम लोगों ने गंदी नालियां साफ की हैं, हम लोगों ने सड़कें बनाई हैं, हमने गरीबों की पेंशनें लगाई हैं। हमें जब आतंकवाद था, हमने हजारों लोगों को खून देने के लिए तैयार रहते थे, बोतलें तैयार रहती थी, कोई जख्मी हुआ गोलियों से खून तैयार। तभी तो बिट्टा जी आप जैसे वीरों को देश आज भी सलाम करता है, और एएनबी न्यूज भी आप जैसे वीरों को सलाम करता है, सलाम ठोकता है। एएनबी न्यूज लगातार जो देश हित के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो बिट्टा साहब, ये जो विपक्षी पार्टियां हो या जो सत्ता दल हो, इनको नहीं चाहिए क्या, इनका जमीर नहीं सोचता होगा? पुलवामा अटैक हुआ, जवान शहीद हुए, अभी गलगाम अटैक हुआ, जवान शहीद हुए, फिर भी राजनीतिक रोटियां सेकी गई। ये कहां पे सही है? देखो सवाल मैं आपको बताऊं ना जी, मेरा जो जिंदगी का अनुभव रहा है, जो मैं चैनलों पे जाता हूँ, डिबेटों पे जाता हूँ जी, तो जब को काबू आ जाता है, गलत बात करता तो लाइव चलता है, मैं पूरा रगड़ता भी उनको जी। सवाल ये है कि देखो पॉलिटिक्स जो है ना बड़ी अजीब हो चुकी है पिछले सालों में जी। ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति में बदलाव आया, वो उनके जो कंट्रोल में है उसमें बदलाव आया है, उनके कंट्रोल में जी। बाकियों का कंट्रोल जो उनकी पार्टी के लीडर है उनको करना होगा जी। अगर तो देखो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दे को देश बना लेगी, दिल के साथ, दिखावा नहीं जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, मानवता की, दिल के साथ, तो जरूर आने वाले टाइम पे पार्टी आगे आएगी जी। अगर वो मुद्दों से भटकेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जी, तो आने वाले टाइम पे आगे आना बड़ा मुश्किल है जी। मैं फिर कहूं, मैं को बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं जी जी। मैं को नरेंद्र मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूं जी। मैं तो नरेंद्र मोदी जी की जो टेररिज्म के खिलाफ देश की सीमाओं की, देश की सुरक्षा, देश के जवानों के लिए जो वो खड़े हैं जी, मैं उसके लिए उनके साथ खड़ा हूं जी, और खड़ा रहूंगा। खड़ा हमें रहना पड़ेगा। आज हमारे जवानों की हालत देखो कितनी बढ़िया है। कभी जवानों की शहादत होती थी कारगिल के युद्ध में, क्या मिलता था बेचारों को? 70,000 उसकी डेड बॉडी की कीमत लगाते थे जी। हम लोगों ने संघर्ष किया, क्रांति लाई, हम 5-5 लाख देते थे जी। पैसे नहीं देते थे, सरकारों को जगाते थे। आज देखो जो हमारे पुराने अधूरे, हमारी मेहनत थी, जो हम सोचते थे कभी ये ऐसा होगा, सरकार मदद करेगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया जवानों को देती है, कोई शहीद हो जाता है परिवार को नौकरी देती है, और स्टेट गवर्नमेंट जी 1 करोड़ देती है। आप दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, होंगे विचार अलग अलग, 1 करोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ देती है जी। आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पिछली सरकार ने 1 करोड़ ऐलान किया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 50 लाख कर दिया, हरियाणा ने कर दिया। तो देखो ना कितना बड़ा बदलाव आया है जी। तो इसके ऊपर सोचना होगा। जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियनों को अपने मुद्दों को देश करना होगा। आजादी से पहले पॉलिटिशियन थे, भगत सिंह कौन थे? पॉलिटिशियन थे। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? पॉलिटिशियन थे। राजगुरु थे, पॉलिटिशियन थे। क्या कहते थे जो उस वक्त के पॉलिटिशियन घर से निकलते थे? जलियांवाला बाग के शहीद आजम उधम सिंह जी का आज दिन है, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, वहां जाकर के क्या कहते थे? माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माँ को आजाद कराएंगे, और आजाद कराया। और आज पॉलिटिशियन क्या कहता है? ये लालू प्रसाद एंड पार्टी, इसके बेटे अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं। जब ऐसे लोग सीएम बनेंगे, घर से निकलते, वो क्या कहेंगे? माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माँ को नोच नोच के खाएंगे। ये राजनीति का अंतर है। आपने देखा लालू प्रसाद यादव के बेटे का जब इंटरव्यू सुनते तो आप क्या सोचते? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्या देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे? कहाँ नीतीश कुमार और कहाँ लालू प्रसाद यादव का बेटा? जी, फर्क होना चाहिए। पॉलिटिशियन क्या है, पॉलिटिशियन की सोच क्या है, वो पॉलिटिशियन बना कैसे है, जमीन से उठा है या उसका बाप? यानी बिट्टा जी आपको लगता है कि पॉलिटिशियन को भी सेना के साथ 9-9, 6-6 महीने की ट्रेनिंग जरूरी है? 6-6 महीने तो नहीं कह सकता जी, कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए। इनको खर्न करना चाहिए बिल्कुल जी।
चलिए बिट्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एएनबी न्यूज पर जुड़े हमारे साथ कुछ अहम सवालों का जवाब दिया, देश की राजनीति और देश की सुरक्षा की बात की। तो एएनबी न्यूज पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।